नमस्कार दोस्तों, मैं हरमीत सिंह, दृष्टि चैनल के लिए। क्या विकास दुबे का एनकाउंटर एक पोइटिक जस्टिस नहीं है? मेरे विचार में तो दोस्तों ये बिल्कुल है, क्योंकि चॉइस बड़ी सिंपल है। हमें ये सिर्फ देखना है कि हम किसके साथ खड़े हैं। उन 8 पुलिस वालों के परिवारों के साथ और उन तमाम परिवारों के साथ जो कि उसकी गुंडागर्दी और लूटपाट का शिकार हो चुके थे, या फिर हम अपने प्रजातांत्रिक मूल्यों या उस न्यायपालिका के साथ खड़े हैं जिसकी भ्रष्टता और इनएफिशिएंसी की वजह से ही विकास दुबे जैसे अपराधी कई अपराध करने के बावजूद भी फलते फूलते रहते हैं। दोस्तों, चलो हम ये विचार करें कि अगर विकास दुबे का इनकाउंटर नहीं होता तो फिर क्या होता। तो जाहिर है कि पुलिस उसे कोर्ट में पेश करती और उसका रिमांड मांगती 14 दिनों के लिए, और बहुत मुमकिन है कि उस समय 2-3 बड़े बड़े वकील उसकी तरफ से पेश हो जाते और वो ये साबित करने की कोशिश करते कि 3 जुलाई को, जिस दिन वो शूट आउट हुआ, विकास दुबे एक्चुअली वहाँ था ही नहीं। एक्चुअली वो उस गांव में था ही नहीं। उस वक्त वो दिल्ली में या मुंबई में या कहीं और था, और इसके लिए वो नकली इनवॉइसेस, नकली टिकटें और वो सारा कुछ कोर्ट में पेश कर दिया जाता। और बहुत मुमकिन है कि कुछ गवाह भी खड़े कर दिए जाते जो ये कहते कि ये उस वक्त तो हमारे साथ था। अब कानून तो अंधा होता है दोस्तों, वो तो सिर्फ वो देखता है जो उसे कागजों में दिखाया जाता है। तो हो सकता था कि उसे जमानत मिल जाती, और चलिए ये भी मान लें कि उसे जमानत ना मिलती, उसको रिमांड ही मिल जाता 14 दिनों का, तो भी क्या होता। एक व्यक्ति जिसके पास 1000 करोड़ की संपत्ति है और जिसके पुलिस में और पॉलिटिक्स में बड़े बड़े कनेक्शंस हैं, क्या आप समझते हैं कि उस पर कोई भी 3rd डिग्री इस्तेमाल की जा सकती थी? बिल्कुल नहीं। तो नतीजा क्या होता? क्या पुलिस उससे कुछ भी उगलवा पाती? कोई भी चीज़ स्वीकार करा पाती? कुछ भी नहीं। और उसके बाद फिर एक कमज़ोर सी चार्जशीट बनाकर पेश कर दी जाती कोर्ट में, और लोअर कोर्ट में केस चलने लग जाता। गवाह तो कोई पेश ना कर पाते, तो बहुत संभावना थी कि वो लोअर कोर्ट से बरी हो जाता। लेकिन चलिए हम ये भी मान लेते हैं कि उसे लोअर कोर्ट से सज़ा हो जाती और उसे जेल भेज दिया जाता, तब भी क्या होता? ऐसे अपराधियों को जेल में बहुत ही वीआईपी ट्रीटमेंट मिलती है, और वो जेल में बैठकर बड़ी आसानी से अपना रैकेट चला सकते हैं। जब हमारे देश में लालू यादव जेल में बैठकर राबड़ी देवी जी की प्रॉक्सी से सरकार चला सकते हैं, तो रैकेट चलाने में क्या दिक्कत है? उसके बाद फिर हाई कोर्ट में अपील, फिर सुप्रीम कोर्ट में अपील, और इसी तरह करीब 15-20 साल निकल जाते। और इन 15-20 सालों में कितनी सरकारें बदल जाती, और कोई ना कोई सरकार तो दोस्तों ऐसी आ ही जाती जो उसे इम्यूनिटी दे देती। हमने अपने देश में टेररिस्ट के केसेस में ऐसा देखा है कि प्लेन हाईजैक हो गए और हमें उन टेररिस्टों को छोड़ना पड़ा, और बाद में उन्हीं टेररिस्टों ने हजारों निर्दोषों को मौत के घाट उतार दिया। तो हो सकता है कि विकास दुबे भी ऐसा ही करता। तो अब आप देखिए, फिर भी बहुत से कुछ लोग हैं जो मानव अधिकार की दुहाई दे रहे हैं, और उसके लिए जो मानव नहीं था, एक दानव था। क्या इसमें कोई रत्ती भर भी संदेह है कि उसी ने 3 जुलाई
कि शूट आउट में 8 पुलिसकर्मियों को मार दिया या मरवा डाला? क्या इसमें कोई संदेह है कि उसने हेडमास्टर और शुक्ला जी का कत्ल किया था? क्या यह सच नहीं है कि उसके ऊपर 61 मुकदमे चल रहे थे? तो फिर ऐसे दानव के इनकाउंटर पर हाय तौबा क्यों? और वो भी हमारे देश में, जहां हम हर साल श्री राम द्वारा रावण के वध को सेलिब्रेट करते हैं। और रावण जो लंका का अधिपति था, जो एक महान ज्ञानी था, और उसका कसूर क्या था? उसने सिर्फ सीता जी का अपहरण किया था, लेकिन उन्हें पूरे सम्मान और पूरी इज्जत से रखा था। अब रावण को तो हम राक्षस कहते हैं, तो फिर ऐसे विकास दुबे सड़क छाप हत्यारों को, अनपढ़ हत्यारों को क्या कहा जाए? ये ऐसे अपराधी हैं जो पहले तो अपना गुंडा राज पूरी तरह स्थापित कर लेते हैं और उसके बाद अपनी रॉबिन हुड की इमेज को क्रिएट करना चाहते हैं। और इसके लिए वो किसी गरीब की शादी, लड़की की शादी में कुछ पैसे दे दिए, कुछ थोड़ी बहुत हेल्प कर दी, कुछ उनके छोटे मोटे काम करवा दिए। ठीक वैसे ही जैसे कोई किसी मुर्गे के एक एक पंख को बहुत ही क्रूरता से और बर्बरता से नोच डाले, उसे बिल्कुल ही लाचार और जख्मी कर दे, और फिर उसके बाद थोड़े थोड़े दाने उसके सामने फेंके, तो मुर्गा क्या करेगा? उसके पीछे पीछे आना शुरू कर देगा। इसी तरीके से ऐसे लोग अपना वोट बैंक क्रिएट कर लेते हैं और फिर इसी वोट बैंक की बदौलत और लूटपाट की दौलत की बदौलत बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियों से निगोशिएशंस करते हैं और उनका संरक्षण उन्हें मिल जाता है। पुलिस में भी उनकी सेटिंग हो जाती है और जुडिशरी के भी लूप होल्स का वो फ़ायदा उठाना शुरू कर देते हैं। इसलिए दोस्तों, मेरा तो ये मानना है कि ऐसे जो भी अपराधी हैं, उनको तो उनका इनकाउंटर तो उनके पनपने से पहले ही कर देना चाहिए। अब आप ज़रा कल्पना कीजिए कि आज से 25 साल या 30 साल पहले जब इस दुबे ने एक हेडमास्टर का कत्ल किया था, अगर उसी समय किसी साहसी पुलिस वाले ने इसको ठोक दिया होता तो आज कम से कम हजारों लोग इन त्रासदियों से बच जाते। लेकिन अजीब बात है, अजीब स्थिति है हमारे देश में, जिस अपराधी के इनकाउंटर पर उसके पिता ने या उसकी पत्नी ने भी एक आंसू भी नहीं बहाया, उसी के इनकाउंटर पर हमारे टीवी चैनल, हमारे अपोजिशन के नेता और सो कॉल्ड बुद्धिजीवी घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। टीवी चैनलों के बारे में तो क्या कहें, उनका तो प्रोफेशन ही है किसी के भी फटे हुए में टांग अड़ाना। कोई भी वारदात, हादसा और कंट्रोवर्सीज तो उनके लिए फ्यूल का काम करती हैं। उनके पास तो लाइसेंस है लोगों की चिताओं पर अपनी रोटियां सेकने का और अपने स्टूडियो में बैठकर मुर्गे लड़वाने का, ताकि वो आप हम सभी को कंफ्यूज कर सके। कुछ राजनीतिक पार्टियां ऐसी हैं जिनकी राजनीति गुंडा तंत्र से ही शुरू होती है और गुंडा तंत्र की सरपरस्ती में ही फलती और फूलती है। तो उनका रोना धोना जायज़ है, क्योंकि उनको तो बेचारों को अपने वजूद पर खतरा नजर आ रहा है। लेकिन जब कोई एक वामपंथी मानवाधिकार की बात करता है तो इससे बड़ा जोक कोई नहीं हो सकता है। माओ ने अपने ही देश के 8 करोड़ लोगों का कत्ल किया और तब चीन में कम्युनिस्ट के राज को स्थापित किया। और आज भी कम्युनिस्ट शासित देशों में मानव अधिकारों की कितनी दुर्दशा है, ये किसी से छुपी हुई नहीं है। और बाकी बची हुई पार्टियां, इंक्लूडिंग कांग्रेस, उनका तो मुझे लगता है
कि मोदी, अमित शाह और योगी के फोबिया ने उनकी मत ही मार दी है। उन्हें तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। बालाकोट के ऊपर सवाल उठाकर उनका क्या हश्र हुआ था उन्हें पता है, लेकिन फिर भी वो सैनिकों की शहादत पर और सिपाहियों की शहादत पर सवाल उठाते हैं। उन्हें तो पब्लिक सेंटिमेंट्स का कुछ अंदाजा ही नहीं है, कुछ पता ही नहीं है। जस्ट फॉर सेक ऑफ अपोजिशन किसी भी चीज़ का अपोज करते हैं। कभी चाइना के साथ खड़े हो जाते हैं, कभी पाकिस्तान के साथ खड़े हो जाते हैं, कभी सीएए के विरोध में खड़े हो जाते हैं, कभी आर्टिकल 370 हटाने के विरोध में खड़े हो जाते हैं, और कभी कभी तो माइनॉरिटीज़ को अपीज करने में इतना जुट जाते हैं कि देशद्रोहियों के साथ भी खड़े हो जाते हैं। इनका तो लगता है कि जिस डाल पर ये बैठे हुए हैं, जब तक उसी डाल को काट नहीं देंगे तब तक इनको चैन नहीं मिलेगा। और इस मुद्दे पर सबसे अहम बात यह है दोस्तों कि इस इनकाउंटर ने पुलिस के इकबाल को फिर से बहाल किया है, उसके मनोबल को उठाया है, और यह बहुत ज़रूरी है क्योंकि आखिरकार पुलिस ही है जिसकी जिम्मेवारी है हमारी रक्षा करने की। तो दोस्तों, आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।